जानकी सुबह सुबह हॉल में बैठी टीवी पर भक्ति गाने देख रही होती है। तभी सीमा अपनी सास जानकी के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ बहू, रख दे। और खाने में क्या बना रही है? ना जाने माँ जी, मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं कभी भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे किचन में खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है बहू, तू जाकर आराम कर ले, मैं किचन का काम कर लेती हूँ। नहीं माँ जी, मुझसे आराम नहीं होता, आप भी जानती हैं। जिस तरह से तेरी हालत है उस हिसाब से तुझे थोड़ा थोड़ा आराम करते रहना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन आप तो जानती है मुझे इस हालत में कितना कुछ अच्छा खाने का मन करता है और मैं किचन में कुछ न कुछ खाती ही रहती हूँ। देख बहू, अभी तुझे 5 महीने ही हुए हैं, लेकिन ऐसी हालत में तुझे अपना शरीर बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ तो खाते पीते रहना ही होगा ना। जानकी की बहू सीमा पेट से थी और जानकी अपनी बहू का ख्याल भी रख रही थी, लेकिन जानकी से ज्यादा खुद का ख्याल सीमा रख रही थी। सीमा जब से प्रेग्नेंट हुई थी तब से सीमा का किचन देखना लायक था। सीमा को जो भी खाने पीने का मन करता, सीमा झट से किचन में जाकर वो सब खा लिया करती थी। माँ जी, मुझे हलवा खाने का दिल कर रहा है और गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए मैंने कहा कि किचन में एसी लगवा दीजिए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किचन में और एसी? अरे बहू, तू भी कैसी बातें करती है। देखिए माँ जी, अगर आप मुझे मेरी पसंद का खाना बनाकर दे सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे सकती तो किचन में एक एसी जरूर लगवा दो। जानकी अपने आने वाले बेटे के बच्चे के लिए इतनी ज्यादा खुश थी कि उसकी बहू उसे जो कहती जानकी सब कर रही थी। जानकी की बहू को गर्मी में खाना बनाने वक्त भी बहुत गर्मी लगती थी कि वो गर्मी से कई बार तो इस हालत में बेहोश हो जाती थी। ऐसे में जानकी अपने बेटे कुलदीप को कहकर रसोई में एसी भी लगवा देती है। एक रोज सीमा किचन में खाना बनाते हुए बेहोश हो जाती है। अरे बहू, हॉल में बर्तन गिरने की आवाज आई है तो मैं दौड़ी चली आई। अब तू कैसे गिर गई इस हालत में? तू इतना गिरेगी तो बच्चे को नुकसान न हो जाए, मुझे तो इस बात का डर है बस। अरे माँ जी, मैं बैठने की कोशिश कर रही थी तभी मैं ऐसे गिर गई। मैं सोच रही हूँ कि एक कुर्सी रखवा दूंगी रसोई में। अरे तुझे कुर्सी खाट पलंग जो लगवाना है लगवा ले, लेकिन मेरे पोते पोती को कुछ होना नहीं चाहिए। सीमा का रसोई में अब रसोई कम, कमरा ज्यादा लग रहा था। सीमा को जिस चीज की जरूरत होती उसकी सास जानकी उसे चीज को किचन में ही लगवा दिया करती। ऐसे में एक रोज जानकी के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, कहाँ है? जरा एक कटोरी चीनी लिया मेरे लिए, क्योंकि ना मेरे घर पे राशन खत्म हो गया है, आज लेने जाना है, तो उस टाइम चीनी भी ले आऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अभी देती हूँ चीनी। अगर तू चाय बना रही है तो एक कप मुझे भी देती जा। जानकी अब विमला से कटोरी लेकर किचन में पहुंचती है। विमला भी जानकी के पीछे पीछे उसके किचन में आती है तो वो किचन का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। हाय रे दैया, ये किचन है, ये बेडरूम इतना ज्यादा सुंदर, जहाँ पर एक कुर्सी और तकिया चादर भी रखी है। तू अपनी गर्भवती बहू पे अत्याचार तो नहीं करती ना, जो तू उसे मार पीट कर किचन में सुलाती हो? अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं भला अपनी बहू पर अत्याचार क्यों करूँगी? तू भी ना कुछ भी कहती है। देख जानकी, सच सच बता दे, वरना कल के दिन तेरी बहू तेरे पे केस कर देगी ना, तो तू सारी जिंदगी जेल में चक्की पिसती रही। तुझे पता है ना, मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी, तो उसे किसी भी चीज की दिक्कत होती है तो मैं उसे किचन में ही लगवा देती हूँ। विमला उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज विमला जानकी के ना रहने पर जानकी के घर आती है और जानकी को आवाज लगा रही होती है। जानकी, ओ जानकी, कहाँ है तू? कब से आवाज लगा रही हूँ, मर गई है क्या? सुनाई नहीं देता क्या तुझे? इतना कहकर विमला हॉल में इधर उधर जानकी को ढूंढने लगती है, लेकिन जब विमला जानकी को किचन में देखने जाती है तो वहाँ विमला को जानकी नहीं मिलती। लेकिन जानकी की बहू सीमा फर्श पर लेटी हुई दिखती है, जो कि गहरी नींद में सो रही होती है, वो भी एक चादर ताने। जानकी पे तो पहले से ही शक था। देखो तो कैसी गर्भवती बहू किचन में सो रखी है, वो भी फर्श पर। बेचारी देखो किचन में कैसे फर्श पर सो रखी है और कितना अत्याचार कर रखा उस पे। जानकी मुझसे कहती है मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसे तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। विमला इतना कहकर वहाँ से घर आ जाती है और जब जानकी घर आती है तो देखती है सीमा किचन में लेटी हुई है।
अब जानकी अपनी बहू को उठाती है और कहती है, बहू जाकर कमरे में सो जा। तुझे तो जहाँ भी नींद आती है तू वहीं सो जाती है। किचन भी कोई सोने की जगह है? तेरे लिए किचन को तो मैंने बेडरूम बना दिया है। जो कोई आता है कहता है बड़ा ही अनोखा रसोड़ा है। खाने से लेकर सोने और एसी की हवा भी मिलती है यहाँ। हाँ माँ जी, सच में ये रसोड़ा कम और बेडरूम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जो कुछ भी है मेरा रसोड़ा बड़ा पसंद है मुझे। खाना बना लो, यहाँ ठंडी ठंडी हवा खा लो, सब है यहाँ। ऐसे ही इसी बात को कई दिन बीत जाते हैं और विमला जानकी के घर कई दिनों तक नहीं आती। एक रोज देर शाम जानकी अपनी बहू से अपनी पड़ोसन विमला का जिक्र कर रही होती है। अरे बहू, कई दिन हो गए विमला नहीं आई है, कहीं गई है क्या? मुझे तो आजकल दिखती भी नहीं है, ना ही घर में आ रही है वो। मुझे भी कहीं दिखी ही नहीं विमला काकी, और ना ही कुछ लेने देने घर आई है वो। जानकी और उसकी बहू सीमा विमला की बातें कर ही रही होती हैं। तभी विमला पुलिस के साथ जानकी के घर आती है। इंस्पेक्टर साहब, यह रही अत्याचारी सास जो अपनी गर्भवती बहू पे अत्याचार करी जा रही है। और अच्छा है मैं इसकी पड़ोसन हूँ और इसका राज मैं सबके सामने लेके आ रही हूँ। अरे मैडम जी, इस उम्र में अपनी बहू को सताते हुए शर्म नहीं आती क्या आपको? सास हो तो सास के तेवर दिखाती हो आप। अब यही तेवर ना थाने चल के दिखाना, मैं भी तो देखूं कितना तेवर है आपके अंदर। लेकिन किस जुर्म में? मैंने ऐसा किया क्या है? विमला, तू तो गद्दार निकली। अपना अपना कहकर तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन विमला काकी, मेरी माँ जी ने क्या किया है? आप उन्हें क्यों अरेस्ट करवाना चाहती हो? अरे बोल भी विमला, मैंने किया क्या है? तेरे घर में चोरी कर ली या तेरे बुड्ढे को भगा लाई या तुझे चाय में जहर देने का इरादा था मेरा? अरे जानकी देख, तेरी बहू कितनी मासूम है। तूने इतने अत्याचार किए हैं उस पे, तभी भी वो तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही। अरे ये बेचारी कैसे बोलेगी? डराया धमकाया होगा इसे। अभी 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तो खुद ब खुद सच बोलेगी। अब बातों को घुमाने की जरूरत नहीं है, बता कि मैंने किया क्या है। कितनी अनजान बन रही है ना तू जानकी। तूने अपनी बहू पे इतना अत्याचार किया और उसे किचन में रहने पे इतना मजबूर किया और पूछ रही है मैंने क्या किया है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपनी बहू पर भला क्यों अत्याचार करूंगी? बल्कि मैंने तो उसके लिए किचन में एसी तक लगवा दिया है। बैठने के लिए कुर्सी, सोने के लिए तकिया कंबल सब है उसके पास। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। ये आप ना इसे ना अभी यहाँ से लेके जाओ। ये ना बहुत जानलेवा सास है। विमला और जानकी में काफी बहस होती है, लेकिन सीमा पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर कहती है, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए यहाँ से। विमला काकी जैसा कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास तो इस हालत में मेरी बहुत ध्यान रखती है। खामा पुलिस वालों का समय बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। इतना कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और जानकी विमला पर बरस पड़ती है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अत्याचारी सास हूँ? अरे मैंने तो अपनी बहू को इतना प्यार दिया है कि उसके रसोड़े को ही बदल कर रख दिया है। मुझे ना शायद से ना गलत फहमी हो गई है जानकी। उस दिन तेरी बहू को ना मैंने किचन में सोते हुए देखा, शायद इसलिए। नहीं नहीं काकी, मेरी सास तो मेरी माँ से भी अच्छी है। वो मेरा इतना ख्याल जो रखती है। जानकी अपनी बहू का सच में अच्छे से ख्याल रख रही थी। और तो और विमला को ही गलत फहमी हुई जो उसने जानकी के लिए पुलिस बुलवा दी। सरला सुबह सुबह अपने बेटे अजय को खाना देते हुए ताने भी दे रही होती है। तू मुझे आज बता ही दे कि तुझे शादी करनी है या नहीं। मैं तेरे लिए खामखा ही रिश्ते देख रही हूँ और तू इतना बड़ा बिजनेसमैन हो रहा है कि मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं और तू आता ही नहीं है। घंटों तेरे इंतजार में लड़की बैठी रहती है और जाते हो मुझे कल को कह गए कि आपकी बेटी की शादी अब हो ही नहीं सकती। मम्मी, आप मुझे पहले ये बता दो कि आप मुझे ताना देकर पेट भरना चाहती हो या खाना देकर? एक साथ तो दोनों हजम नहीं होगा। अरे रे नलायक, थोड़ी तो शर्म कर ले। आज अगर तेरा बाप होता ना तो तुझे बताता। तू तो मेरे हाथों से निकल ही चुका है। मम्मी देखो, कुछ समय और दे दो। एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद जिससे मन हो करवा देना शादी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुझ जैसे नालायक को काम कौन देता है और कब तू शादी करता है। अब तो तेरे लिए कोई रिश्ता भी आएगा ना तो मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मेरे नालायक बेटे को अगर आप अपनी बेटी दे रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। हाँ ठीक है, आप उनसे यही कहना। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर। आज तक मैंने तेरे इस दोस्त को तो नहीं देखा जिससे तू जोरू की तरह मिलने जाता है। कहीं तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना?
माँ, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने पिता का नाम मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। मुझे अच्छे से पता है, ऐसी बात करने वाले ही 5 बच्चों की माँ को दिल दे देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तू सोच ले, मैं तुम दोनों का क्रियाक्रम एक साथ ही करूंगी। अजय को तो अपनी माँ के ताने सुनने की आदत हो चुकी थी और सरला को अपने बेटे को सुनाने की, क्योंकि अजय कोई भी काम नहीं करना चाहता था। पूरे दिन घूमना और भूख लगने पर घर आकर खाना खाना, बस उसका यही काम था। सरला अपने नसीब को कोसते हुए काम कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का वहाँ आना होता है। अरे ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो ऐसी नालायक औलाद मेरे नसीब में लिखी है। एक जिम्मेदारी को नहीं समझता है ये लड़का, पूरे दिन बस घूमता रहता है और खाता रहता है। ऐसे में कौन ही अपनी बेटी देगा इसको। अरे सरला, क्या हो गया? इतना गुस्से में क्यों है? कोई बात हुई है क्या? अरे विमला, तू कब आई? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं आते। तू तो जानती है ना मेरे नालायक बेटे के बारे में, ना तो वो शादी करना चाहता है और ना ही कोई काम ढूंढ रहा है। अरे सरला, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। तू भी अपने बेटों से बहुत परेशान है और मेरा बेटा तो रात के 10-11 बजे से पहले घर ही नहीं आता और आजकल तो वो पीकर भी आने लगा है। ना जाने कैसी संगत में पड़ गया है वो। अरे विमला, बस एक यही पाप तो अभी तक मेरे बेटे ने नहीं किया, लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ वो इसे भी करके मुझे दुख देगा। सरला, मेरा तो मन हो रहा है सब छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली जाऊँ। बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे जाने दे, ये तो सुधरने से रहे। बस मैं तो इन्हें समझा ही सकती हूँ। जिस दिन मरूंगी ना, उस दिन इसे समझ आ जाएगा कि माँ सही कह रही थी। अच्छा तू मुझे ये बता, शाम में बाजार चलेगी मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं भी तुझे यही कहने आई थी, शाम को बाजार चलेंगे। अब सरला अपने कामों में लग जाती है और विमला भी वहाँ से चली जाती है। अब देर शाम सरला और विमला दोनों ही बाजार के लिए निकलते हैं और रास्ते में चलते हुए बातें भी कर रहे होते हैं। तुझे पता है सरला, कांता का बेटा एक लड़की को भगा कर लाया था और लोग तो कह रहे थे कि वो लड़की भी मुस्लिम थी। कांता ने तो अपने बेटे को मारा भी था, लेकिन लड़की का भाई और बाप भी आकर उस लड़के को पीट कर गए हैं। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई तुझसे। अरे घर का ही इतना काम हो जाता है कि घर से निकल ही नहीं पाती हूँ, और एक मेरा नालायक बेटा, उसके कारण तो मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ। अरे बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत। रात का समय था तो मुझे आवाज आई तो मैं भी उठ गई। अरे एक मिनट सरला, वो तेरा ही बेटा है क्या? अरे कहाँ है वो नालायक? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। लगता है इस नालायक के लिए रोते रोते आंखें भी खराब हो गई हैं मेरी। अरे ध्यान से देख, तेरे बेटे के साथ एक बुरखे वाली लड़की है और वो उसका हाथ पकड़े हुए है। हाँ, तुझे लेकर चलती हूँ। मुझे तो लग रहा है तेरे बेटे का किसी मुस्लिम लड़की से चक्कर चल रहा है। अरे सरला, वो तो हमें देखकर भागे जा रहे हैं। विमला और सरला बाजार में अजय और उस बुरके वाली लड़की को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें अजय और वो लड़की कहीं नहीं मिलते। अब विमला और सरला सब्जियां लेकर घर आने लगती हैं। विमला, मैंने तो अजय को देखा ही नहीं, लेकिन तू सच कह रही है ना? तूने मेरे अजय को देखा था ना? लेकिन वो बुरके वाली लड़की के साथ कर क्या रहा था? अरे तेरे सर की कसम, वो तेरा ही बेटा था। मैं तो कह रही हूँ वो तेरे हाथों से निकल चुका है। अब तू कुछ भी कर ले। आज आने दे से घर। इसे मैंने भी ना घर से बाहर निकाला ना, तो मेरा नाम भी सरला नहीं। अब सरला घर पहुंचती है तो वो देखती है उसका घर खुला हुआ है। विमला भी साथ में सरला के घर आती है और देखती है कि अजय तो घर में ही है। अजय, तू अभी किसके साथ बाजार में था? देख, मुझसे झूठ मत बोलियो, क्योंकि विमला की नजर बाज से भी तेज है। सच बोल, विमला क्या कह रही है कि तू किसी लड़की के साथ बाजार में घूम रहा था? देखो देखो कितना बेशरम हो गया ये। मैं इससे पूछ रही हूँ कि तू किसके साथ था, और ये है कि मुस्कुराए जा रहा है। माँ, मैंने आज आपका सपना पूरा कर दिया। अरे नूरी, अरे माँ के लिए पानी ले आओ, और हाँ, विमला आंटी के लिए भी ले आना। नूरी, सरला तूने नई नौकरानी रख ली क्या? चुप कर, ये नाम तो कहीं तो उस बुरके वाली को इस घर की बहू तो नहीं बना ले आया? अरे माँ, आप बैठो ना, क्यों इतना सोच रही हो? पहले आने तो दो अपनी बहू को, मतलब नूरी को। अजय जिससे प्यार करता था वो उससे शादी भी कर चुका था, और बाजार में जो लड़की थी असल में वही सरला की बहू बन चुकी थी। नूरी मुस्लिम थी, और जब नूरी पानी लाती है तो विमला और सरला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
सरला की मुस्लिम बहू? क्या हो गया सत्यानाश? अरे दूर हट, मैं तेरे हाथों का पानी भी ना पीऊं। अरे विमला, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ा, वरना मैं तो यहीं मर जाऊंगी। इस कुलक्षणी के चक्कर में ये शादी नहीं कर रहा था, अब ये घर घर नहीं रहा। विमला, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ, नूरी से मैं प्यार करता हूँ और उसके बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। माँ, और प्यार किया तो निभाना तो था ही ना। तू इसके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन अब तो अपनी माँ को खोकर माँ के बिना रहेगा। तूने मेरे मरने का उपाय कर दिया। राम राम, हे शिव, ये मेरे बेटे ने क्या अनर्थ कर दिया। माँ चलो, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। तू तो मुझे छू ही मत। तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। ना जाने ऊपर जाके मैं भगवान को क्या जवाब दूंगी। सरला को जब पता चलता है कि उसका बेटा एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी करके घर ले आया है, तो सरला अपने कमरे से रात से निकलती ही नहीं और अपने बिस्तर पर बैठी राम नाम जाप कर रही होती है। अम्मी जान, आज मेरी पहली रसोई है। हम खाने में क्या बनाएं आपके लिए? माँ, नूरी आपसे कुछ कह रही है। खाने में क्या बनेगा बता दो। दोनों के दोनों मेरे कमरे से बाहर जाओ और इसे तू कह दे, ना ये मेरी बहू है और ना मैं इसे कभी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। और इसे कह दे कि इसकी पहली रसोई हो या आखिरी रसोई, इससे ही मुबारक। मैं मरने को मर जाऊं, लेकिन इसके हाथ का पानी तक ना पीऊं। अम्मी जान, हमसे कोई गलती हुई है क्या? हम तो यहाँ अपना घर परिवार छोड़कर आए हैं, वो भी आपके साथ रहने। और अगर हमें यहाँ भी प्यार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे अम्मी जान? पहली बात तो ये, तू मुझे अम्मी जान बोलना बंद कर। ये तू तब सोचती ना जब तुझे इस नालायक के साथ भागने का फैसला किया था। देख अजय, इसे मुझसे दूर रख, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सरला अपनी बहू की पहली रसोई का बना खाना तो क्या, अपनी बहू से ठीक से बात तक नहीं करती है, क्योंकि सरला चाहती थी कि उसके घर में उसकी तरह घर संभालने वाली और पूजा पाठ में ध्यान देने वाली बहू चाहिए। लेकिन उसके बेटे ने तो एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी। सोनम पहाड़ी लड़की थी जो कि दिल्ली शहर में रहती थी। सोनम के सामने वाले घर में सुहासनी नाम की एक औरत अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। सोनम और ज्योति काफी अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन सोनम अपने घर में अपनी माँ करुणा के साथ बैठी होती है, तभी ज्योति वहाँ पर चावल के फर्रे लेकर आती है। अरे ज्योति बेटा, यहाँ आओ, बैठो। आंटी जी, वो आज हमारे घर में चावल के फरे बने हैं, तो बस मैं वही आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। चावल के फरे? वो क्या होता है? मैंने पहले तो कभी नहीं खाए। माँ, आप क्यों नहीं बनाती हो ये? अरे जब हमारे पहाड़ में ऐसा कुछ बनता ही नहीं है तो मैं कैसे बना दूं? बेटा, वैसे ये होता क्या है, कैसे बनता है, जरा मुझे भी बता। मैंने भी बहुत सुना है इसके बारे में। आंटी जी, ये चावल के आटे से बनता है। हमारे यूपी में तो सब लोग बहुत चाव से खाते हैं। इसमें आपकी मर्जी होती है कि कौन सा बनाना है, दाल वाला या फिर आलू वाला। मैं आपके लिए दोनों ले आई हूँ। अरे वाह माँ, इसमें तो ऑप्शन भी है, दाल वाला और आलू वाला। ज्योति, दो तो जरा मुझे। ज्योति सोनम को फरा देती है। जैसे ही सोनम वो फरा खाती है, सोनम को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक करके काफी ज्यादा खा जाती है। ये देखकर करुणा कहती है, अरे सोनम, थोड़े बहुत अपनी माँ के लिए भी छोड़ दे, मुझे भी तो चखने दे कि होते कैसे हैं आखिर ये। माँ, मैंने चख तो लिए, बहुत मस्त है माँ। मुझे तो आलू वाले ज्यादा पसंद आए। ज्योति, तुम्हारे घर तो और भी बने होंगे ना, मेरे लिए ला दो ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाने तो वैसे भी पड़ेंगे, क्योंकि करुणा आंटी ने खाए ही नहीं है, सब तुम ही खा गई। आंटी ने तो टेस्ट भी नहीं किया, आंटी के लिए तो लाना ही पड़ेगा ना। माँ, ज्योति से आप पता कर लो कैसे बनते हैं चावल के फरे, क्योंकि अब तो मैं यही खाने वाली हूँ। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज्योति, तुम पूरी रेसिपी बता दो ना माँ को। हाँ, बस माँ को बता दो। अरे कभी तो ये भी बोल दिया करो कि माँ, मैंने ये आपके लिए बनाना सीखा है। हर वक्त माँ आप ये कर दो, माँ आप वो कर दो। माँ, शादी के बाद तो सब मुझे ही करना होगा ना वहाँ, तो बस इसलिए मैं कुछ नहीं करती। वरना तो आप जानती हो कि आपकी बेटी इतनी भी कामचोर नहीं है, थोड़ा बहुत तो आता ही है मुझे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुझे कितना आता है। मुझे तो लगता है ना कि मैं तेरे हाथों का कभी कुछ खा ही नहीं पाऊंगी, फिर सीधा तो अपने ससुराल में ही बनाएगी सब कुछ। मेरी प्यारी माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, मैं आपके आटे के फरे बनाऊंगी। हाँ आंटी जी, और इस फरे को बनाना मैं सिखाऊंगी। सब लोग बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ज्योति के घर आती है और ज्योति से कहती है, आज मुझे फरे खाने का बड़ा मन है,
और आज तो मुझे सिखाएगी कि फरे कैसे बनते हैं। फिर तो तू एकदम सही टाइम पर आई है। आज ही माँ ने चावल का आटा लिया है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं फरे बनाना सीख लूं। तो अब देरी किस बात की, चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ज्योति जैसे जैसे बताती वैसे वैसे सोनम अब फरा बनाए जा रही थी। कुछ देर बाद फरा बन जाता है तो सोनम फरा लेकर अपने घर जाती है, जहाँ करुणा, एक कर्मा नाम की औरत और उनके बेटे माधव के साथ वो बैठी थी। सोनम को देखकर करुणा कहती है, यही है मेरी बेटी सोनम। सोनम, तो 2 मिनट अंदर चल मेरे साथ। करुणा सोनम को लेकर कमरे में जाती है और सोनम से कहती है, सोनम, तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। तेरी मासी ने मुझे बताया था कि आज लड़के वाले आएंगे। मैं तुझे बताना भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं ये। माँ, लेकिन मेरी शादी वो भी इतनी जल्दी? माँ, आपको तो पता है ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। फिर आपने माँ से की बात क्यों मान ली? आप इन्हें कह दो कि ये जाएं यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी है। तेरी अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है ना? अरे लड़के वाले आए हैं घर में, ऐसे कैसे मैं बोल दूं कि जाओ मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती? अरे एक बार मिल तो ले, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा परिवार है, एक बार मिलजुल ले, फिर अगर पसंद आए तो हम तेरी शादी करवा देंगे, वरना मत करियो। माँ, लेकिन मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। अगर हमें लड़का और उसका परिवार अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए मना कर दिया तो? देख बेटा, अगर तेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा तो मैं खुद मना कर दूंगी शादी के लिए, लेकिन अगर तेरे लिए वो अच्छा हुआ, मैं जरा भी नहीं सोचूंगी तेरे हाथ पीले करने में। ठीक है माँ, मैं आपके लिए सबसे मिलने को तैयार हूँ। अच्छा माँ, मैंने ज्योति के घर से अभी चावल के फरे बनाना सीखा है। सबको चावल के फरे दूं खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर और बाहर आ जा। सोनम थोड़ा तैयार होती है और फिर सबके लिए फरा लेकर बाहर आती है। बहन जी, वैसे मानना पड़ेगा कि आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। भगवान का ही दिया है मेरी बेटी का रंग रूप। अरे सोनम बेटा, जो तूने बनाया है वो इन्हें भी तो दे जरा। ये लीजिए, ये चावल के आटे के फरे हैं, मैंने खुद बनाए हैं। सब लोग फरा खाते हैं। माधव को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, अरे वाह, ये फरे तो बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन तुम तो पहाड़ी हो और ये तो यूपी साइड बनता है, तो तुमने इसे कैसे बनाया? हाँ, ये यूपी साइड ही बनता है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनाना सीख लिया। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। मुझे तो तुम्हें देख के यही लग रहा है कि तुम बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हो। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। मेरी बेटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। उसका तो मन ही है कि वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं और माधव ये सोच ही रहे थे, अगर हमारी होने वाली बहू पढ़ना लिखना चाहती होगी तो हम उसका पूरा साथ देंगे, उसे कोई रोकेंगे टोकेंगे नहीं। माँ, आपने बताया नहीं कि फरे कैसे बनाए हैं सोनम ने? अरे तो बहुत अच्छा बनाया है। लगता है सोनम भी फरे की बहुत ही शौकीन है, तभी तो इतना अच्छा फरा बनाना सीख लिया। सब लोग आपस में बात करते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता भी तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद सोनम और माधव की शादी हो जाती है और सोनम बहू बनकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद सोनम वहाँ सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद सोनम ने सबके लिए फरे बनाए थे। अरे वाह बहू, आज फरे बनाए हैं। लगता है फरे की शौकीन बहू का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ। माँ जी, फरा तो मुझे बहुत पसंद है। वो तो ससुराल में आई हूँ इसलिए अब इतना नहीं बना रही। यहीं अगर अभी मैं कुंवारी होती ना तो रोज ही फरा बनाती मैं, और वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। हाँ तो बहू, यहाँ कौन सा तुझे कोई पाबंदी है, बना लिया कर। माँ जी, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे डांटो ना। बहू ये क्या बात हुई? अगर तुझे कुछ अच्छा लगता है तो उसमें मैं क्यों तुझे सुनाऊंगी। अपनी सास के कहने के बाद तो सोनम अब हर रोज ही फरा बना दिया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ने फरा बनाया था कि तभी वहाँ सोनम के ससुर जी मोहनदास आ जाते हैं। मोहनदास जी गांव से आते हैं। सोनम सर पर पल्ला रखती है और अपने ससुर जी के पैर छूती है। माफ करना बहू, मुझे तेरी शादी की अगली सुबह गांव जाना पड़ा। वहाँ जमीन फंसी हुई थी ना, अगर नहीं जाता तो कोई हड़प लेता, इसलिए वहाँ जाना जरूरी था और मैं चला गया इसलिए। अरे ससुर जी, क्या बात कर रहे हैं, वहाँ आपकी ज्यादा जरूरत थी। अरे मैंने अब तक तेरे हाथों का कुछ खाया कहाँ है? अब आया हूँ तो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बना के खिला दे ताकि मेरा मन भर जाए। और हाँ, कुछ अच्छा सा बनाइयो। सोनम तुरंत रसोई में जाती है और बने हुए फरे को गर्म करके अपने ससुर जी को दे देती है।
मोहनदास को फरे बहुत अच्छे लगते हैं और वो अपनी जेब से पैसे निकालकर सोनम को देते हैं। ये ले पैसे रख, और हाँ खुश रह तू, इतना अच्छा बनाया है, रोज बनाया कर। तभी वहाँ रमा आती है और बोलती है, लगता है चावल के फरे की शौकीन बहू ने सब पर अपने फरे का जादू ही चला दिया है। अरे अब बहू ने बनाए हैं तो अच्छा ही होंगे ना, और खाने के बाद तो और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। सब लोग हंसने लग जाते हैं और सोनम के फरे उसके ससुराल में भी फेमस हो जाते हैं।